हमने देखा कि कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड से एक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में अगर ट्रैवल करता है तो यहाँ पे एक होल क्रिएट होता है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये हमने देखा था कि बैंड गैप है इसका सेमीकंडक्टर का। और दिस इज आवर वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड। और हम देखना ये चाह रहे हैं कि केमिकल पोटेंशियल का यहाँ पे क्या यूज़ है, तो उसको हम थोड़ा सा ना मैथमेटिकली देखते हैं। अगर हम एनर्जीज लिखें दोनों की, आपको पता है कि ये जो बैंड स्ट्रक्चर है वो इसमें एनर्जी इस एक्सिस के लॉन्ग एनर्जी इंक्रीज कर रही होती है और इस एक्सिस के लॉन्ग के वेक्टर्स होते हैं, वाई एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो बेसिकली वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड केमिकल द रोल ऑफ केमिकल पोटेंशियल इन दिस थिंग। सो हम लिखते हैं एनर्जी फॉर द होल हेयर। सो आपका होल इस जगह मौजूद है, यहाँ पे इसकी हम लिखना चाह रहे हैं एनर्जी, तो हम लिखेंगे एनर्जी ऑफ होल इन टर्म्स ऑफ के वेक्टर, दैट वुड बी इक्वल टू एच कट स्क्वायर के स्क्वायर ओवर 2m, और m कौन सा है, मास ऑफ होल। इसी तरह हम लिखेंगे एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, वो भी इन द फॉर्म ऑफ के लिखेंगे, तो वो होगी एच कट स्क्वायर के स्क्वायर ओवर 2m ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब मामला ये है कि जो कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन और होल की एनर्जी में डिफरेंस मौजूद है, क्लियर कट। वो कितना डिफरेंस है, एक तो इनकी काइनेटिक एनर्जीज है ना, प्लस ये एक एनर्जी गैप का भी डिफरेंस है, तो वो इसमें ऐड होगा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में। so we'll have to take into account that energy gap as well. So we will write h cut square k square over 2me plus the band gap energy. अब हमने चूंकि केमिकल पोटेंशियल वाली फॉर्मूलेशन यूज करनी है, और वो फॉर्मूलेशन तब वैलिड होती है जबकि डाइल्यूट गैस हो, या आपको ये चीज़ें तो हमने पहले कर ली हैं। तो इन केस ऑफ हम लिखते हैं इन केस ऑफ dilute or low density gas for our अच्छा low सर, ये जो density, एप्सिलॉन एच जो है ये काइनेटिक एनर्जी है या इसको कौन सी हम एनर्जी कहेंगे? ये काइनेटिक, देखे ना इसकी फॉर्म वो है ना, h कट के स्क्वायर k स्क्वायर over 2m, दैट इज ऑलवेज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है सर, और ये फिर उसके अंदर हमने बैंड गैप की एनर्जी भी ऐड कर दी है, यानी ऐड की है इलेक्ट्रॉन के केस में, इलेक्ट्रॉन के केस में सिर्फ। ठीक है सर। यस, ओके सर। तो वी मूव फॉरवर्ड और हम देखते हैं कि हम जो इनके केमिकल पोटेंशियल्स वो कैसे लिख सकते हैं। सो इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन म्यू ऑफ ई होगा, हमने देखा था ना लास्ट टाइम कि जब हम कोई एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी ऐड करते हैं फ्री एनर्जी के अंदर, या जनरल एक पोटेंशियल एनर्जी टर्म ऐड करते हैं, तो एंड सो दैट पोटेंशियल एनर्जी इज एक्चुअली क्या दिखाना चाह रहे हैं, ये स्क्रीनशॉट्स आई डोंट नो व्हाई शेयर कर रहे लोग, एनीहाउ। सो केमिकल पोटेंशियल लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉन का केमिकल पोटेंशियल, उसके अंदर हमने चूंकि एक एनर्जी ऐड की है तो वो उसके केमिकल पोटेंशियल में भी एज सच ऐड हो जाएगी। ये लास्ट टाइम हमने प्रूव किया था कि ऐसा होता है। और प्लस वो टर्म आती है जिसमें केवीटी नेचुरल लॉग ऑफ डेंसिटी और क्वांटम डेंसिटी होती है, एन क्यू ओवर एन क्यू ई प्राइम।
क्वांटम डेंसिटी हमने पढ़ी है पहले भी, और इसको हम फर्दर आज एक्सप्लोर करेंगे कि ये क्या मतलब है। ये सेमीकंडक्टर वाला टॉपिक मतलब ये एग्जांपल खत्म होने के बाद, क्योंकि इसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा ज़रूरी है। ये एन क्यू ई क्या है, इसको हम क्वांटम डेंसिटी कहते हैं एट टाइम्स, और कुछ बुक्स में इसको लिखा गया है क्वांटम कंसंट्रेशन। इसका हम मतलब देखेंगे कि क्या है, और इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आफ्टर सम टाइम। ये पहले सेमीकंडक्टर वाली एग्जांपल हम फिनिश करते हैं। सो इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया आपका केमिकल पोटेंशियल दिस टाइप, इसको आप इक्वेशन 1 कह लें बेशक, और होल के लिए जो केमिकल पोटेंशियल है वो लिखा जाएगा KBT। उसके अंदर चूंकि EG वाली टर्म मौजूद नहीं है तो वो सिंपली लिखा जाएगा KBT नेचुरल लॉग ऑफ होल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय होल क्वांटम कंसंट्रेशन प्राइम, सॉरी नॉट इलेक्ट्रॉन बट होल। इसको आप इक्वेशन 2 कह लें। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन की डीजेनरेसी नॉर्मली कितनी होती है, ये आप सब लोगों को पता है। तो क्वांटम कंसंट्रेशन जो होती है होल की, उसका फार्मूला हमें पता है कि दैट इज इक्वल टू G टाइम्स GN क्यू प्राइम है ना ये, तो दैट इज इक्वल टू GN सिंपल क्यू, और G जो है इस केस में क्वांटम डेंसिटी है। GNQ is and G is quantum density. Sorry, degeneracy. Again, mistake. Degeneracy. और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के केस में डीजेनरेसी G इज इक्वल टू 2 होती है, ये भी आप लोगों को मालूम है। G equals 2 for electrons and protons due to their spin. So what we write, हम क्या करेंगे सबसे पहले कि हम केमिकल इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लिखेंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम की इक्वेशन क्या होगी, उस दिन हमने लिखी थी ये स्टार्ट में, कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन आपस में या एक होल आपस में जब कंबाइन करते हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए, एनीवन? इलेक्ट्रॉन प्लस होल गिव्स अस फोटॉन मिलना चाहिए, गैमा रे। लेकिन केमिकल पोटेंशियल एक फोटॉन का 0 होता है, ठीक। फोटॉन का केमिकल पोटेंशियल 0 होता है, तो हमारे पास जो इक्वेशन लिखी जाएगी वो ये लिखी जाएगी, केमिकल पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस केमिकल पोटेंशियल ऑफ होल इक्वल्स 0। एक साइड पे 2 केमिकल पोटेंशियल हैं और एक साइड पे कुछ भी मौजूद नहीं है इक्वेशन में हमने जो देखा। तो हम इसको यूज करेंगे और हम लिखेंगे अपनी इक्वेशन सही तरह से। तो हम ये वाली इक्वेशन 3 से कहें और इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे इलेक्ट्रॉन केमिकल पोटेंशियल की और होल केमिकल पोटेंशियल की। सो वी राइट EG प्लस KBT नेचुरल लॉग ऑफ NE over 2NQE plus KBT natural log of NH divided by 2NQH, everything goes to equal to 0। ये हमने इक्वेशन 3 को यूटिलाइज किया है।
इसको रीअरेंज करेंगे। अब स्पेस कम है तो हमें रीअरेंज के लिए नई नई स्लाइड पे जाना पड़ेगा। तो हम KBT से डिवाइड करते हैं हर टर्म को। So we are left with EG over KBT plus natural log of NE over 2NQE plus natural log of NH over 2NQH equals 0। लॉग वाली टर्म्स को हम एक ही साइड पे रहने देते हैं और ये जो विदाउट लॉग टर्म है दिस टर्म, इसको हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं। और लॉग वाली टर्म्स जो कि ऐड हो रही हैं तो उनके अंदर जो उनके हैं टर्म्स हैं, लॉग के अंदर जो टर्म्स हैं वो क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। मतलब आपको ये रूल यूज करना होगा, लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी इक्वल्स लॉग ऑफ ए बी प्रोडक्ट के अंदर। तो आप लिखेंगे इसको इस तरह से, लॉग ऑफ NE times NH divided by 4NQE NQH। ये एक साइड पे आ गई टर्म आपकी, और ये EG और KBT है, इसको आप दूसरी साइड पे लेंगे तो ये होगी नेगेटिव माइनस EG ओवर KBT। ऑलराइट, सब फॉलो कर रहे हैं? और कोई? यस सर। ओके, ऑलराइट, यस सर। फॉलो कर रहे हैं ना? सोना नहीं है, सोना नहीं है, सो जाइएगा बाद में। अच्छा, मुझे गर्मी लगना शुरू हो गई है। ओके, पहले नींद पूरी कर ली भी है सर। वेरी गुड। नहीं, सबने नहीं की होगी ना, सबने नहीं की होगी, हो सकता है कुछ को सोने की आदत हो कुछ लोगों को। सर अंश को तो नींद आती नहीं है। अच्छा, अंश को नींद नहीं आती, अंश जो है वो एलियन है। अच्छा, यस सर। टेक एंटीलॉग ऑन बोथ साइड्स। So you are left with NE NQ divided by 4 times NE NQH e to the power minus EG over KBT। एंड आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके लिखेंगे NE और NH, NQ नहीं है, ऊपर ऊपर H है, सॉरी, यहाँ पे NH NE times NH that is equal to 4 times NQE NQH e to the power minus EG over 4 over KBT। ये इक्वेशन आपने याद रखनी है, ये आपको सॉलिड स्टेट में भी काम देगी। अगर किसी ने रिसर्च की तो उसको भी इस इक्वेशन से पाला पड़ेगा। ये आपको बताती है, दिस इक्वेशन गिव्स यू बेसिकली द कंडीशन फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम। कंडीशन फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम in a semiconductor। इसको थोड़ा इंटरप्रेट करते हैं, इसका मतलब क्या है और कंडीशंस क्या यूज करेंगे। ये इस इक्वेशन की वैलिडिटी की क्या कंडीशंस हैं। दिस इक्वेशन इज वैलिड ओनली व्हेन दिस NE and NQ are related as NE is much smaller than NQE and NH is much smaller than NQH। इसका मतलब भी हम देखेंगे अभी नेक्स्ट फौरन इस टॉपिक के फौरन बाद, लेकिन अभी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ। अभी हम देखेंगे कि केमिकल पोटेंशियल
इस एनर्जी डायग्राम में, इस बैंड डायग्राम में ये एग्जिस्ट कहाँ करता है? देखा ना आपने, देखा कि एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, एक होल की एनर्जी है और एक बैंड गैप है, तो यहाँ कहीं एग्जिस्ट करेगा केमिकल पोटेंशियल। तो वो हम उसकी लोकेशन अभी डिटेक्ट करने लगे हैं कि वो कहाँ होगा सेमीकंडक्टर की केस में। तो उसको हम पढ़ते हैं थोड़ा सा। तो इस जो लास्ट इक्वेशन हमने से, इसका कोई नाम रख लें, हमने इक्वेशन 3 की हुई है पहले, 4 की हुई है। तो नेक्स्ट इक्वेशन इसका नाम देते हैं, इसको हम 4 कह देते हैं, 5 कह दें, जो भी कहें। 3, ओके, देन इट्स 4, देन इट्स इक्वेशन 4। और हम करते हैं अब आपको ये बात भी पता होनी चाहिए, इन अ सेमीकंडक्टर there is no net charge, which means it is charge neutral. चार्ज न्यूट्रलिटी का मतलब है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स इसमें इक्वल होते हैं। So we write number of electrons equals number of holes. और इसको अगर हम पुट करें इक्वेशन 4 में, तो हमारे पास जो नया रिजल्ट आता है वो क्या आएगा? हम इलेक्ट्रॉन की जगह हो NH लिख दें और या NH की जगह Ne लिख दें, तो हमारे पास बड़ी ही मतलब ना सिचुएशन बनेगी क्यूट सी। तो वो हम लिखेंगे कि Ne squared on one side, that is equal to 4 times NQE NQH e to the power minus Eg over kBt। सही है, Ne की जगह NH हमने पुट कर दिया है और हमारे पास एक साइड टू स्क्वायर टर्म आ गई है, बाकी कोई चीज़ तब्दील नहीं हुई। अब हम यहाँ से Ne की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? इसका स्क्वायर रूट लेंगे। इसको अगर आप 5 कहें और 5 का आप नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर रूट ले लें। So you will get Ne equals 4 था तो 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा आपके पास 2, आगे 2 टर्म्स थी उनका आ जाएगा स्क्वायर रूट NQE NQH, और आगे e टू द एक्सपोनेंशियल था Eg ओवर kBt, तो ये हो जाएगा माइनस Eg ओवर 2 kBt दिस टाइम। इसको आप कह रहे हैं इक्वेशन 6। अब इक्वेशन 6 आपने पुट करनी है इक्वेशन 1 में, जहां पे आपने केमिकल पोटेंशियल लिखा था। वो कौन सी इक्वेशन थी? केमिकल पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो लिखा था आपने, एनीवन रिमेंबर्स? लिखा हुआ आपने जो था Eg प्लस Eg प्लस kBt नेचुरल लॉग ऑफ Ne ओवर NQE डैश। ये इक्वेशन 1 थी ना ये? यस सर। ओके, सो आपको ये इक्वेशन 6 पुट करनी है 1 में। इसके लिए मुझे अंश की मदद लगी थोड़ी सी, मुझे ये सॉल्व नहीं हो रही थी, तो अंश ने मेरी मदद की थी उस दिन। सो वी पुट 6 in 1, so what we get? Mu E equals Eg plus kBt natural log of Ne यहाँ पे पुट करेंगे ना हम लॉग के अंदर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2
एन क्यू ई एन क्यू एच स्क्वायर रूट था ये, डिवाइडेड बाय 2 था उस इक्वेशन का खुद से मौजूद, और 2n/q(e) उसके अंदर पहले से मौजूद था, और e⁻⁻ माइनस कैपिटल E g/kb t। टू का फैक्टर भी है यहाँ पे। तो यहाँ से एक n/q(e) जो है वो कैंसिल हो जाएगा इसके स्क्वायर रूट से, तो नीचे एक स्क्वायर रूट n/q(e) बच जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो मिला के इक्वेशन बनेगी नेक्स्ट, वो बनेगी μe equals Eg plus kBt natural log of n/q(e) over n/q(h) सारे का स्क्वायर रूट, जिसको मैं 1/2 लिख रहा हूँ, और आगे लिखेंगे हम e⁻⁻ Eg/2kBt। अब अगेन आपको वही लॉग, नेचुरल लॉग का लॉ यूज करना है, दैट इज नेचुरल लॉग ऑफ, अब ऐसे मौजूद है पहले से ही, तो अब आप उसको यूँ लिख देंगे log of a प्लस log of b। सो आप यूज करेंगे तो आपके पास आएगा μ of e, अच्छा ऊपर n/q(h) है, ओके, ऑलराइट, मैंने रिवर्स कर दिया था इसको, मेरी गलती जी, मेरी गलती। n/q(h) और नीचे है n/q(e), करेक्शन हो गई है जी, वेरी गुड, वेरी नाइस, ओके। सो वी राइट इट μe equals Eg प्लस kBt, और ये टर्म एक, ये a है आपकी और ये b टर्म है, सो यू राइट एज log of n/q(h) over n/q(e) 1/2 प्लस लॉग नेचुरल और एक्सपोनेंशियल आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यू विल गेट, ये प्लस की बजाय ऊपर माइनस साइन था तो हम क्या लिखेंगे, डायरेक्टली माइनस साइन यहाँ यूज कर लेंगे, तो यू राइट एज माइनस Eg/2kBt, और इस kBt को हम इनसाइड मल्टीप्लाई कर देंगे अगले स्टेप में, सो वी गेट μe equals Eg प्लस, अब लॉग के अंदर जो एक्सपोनेंट है उसकी पावर है तो हम वो पावर को पीछे ले आएंगे, Eg प्लस 1/2 kBt नेचुरल लॉग ऑफ n/q(h) और n/q(e) माइनस, अब kBt मल्टीप्लाई होगा तो इधर बचेगा आपके पास माइनस Eg/2 ओनली, और ये Eg और ये Eg हाफ मिला के आपको आंसर देंगे Eg/2, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, और प्लस ये बचेगा 1/2 kBt नेचुरल लॉग ऑफ n/q(h) और n/q(e). So this is your kind of final equation. This gives you a relationship between band gap and chemical potential and quantum densities of holes and electrons. अब यहाँ से जो क्वांटम डेंसिटीज है ना किसी भी सेमीकंडक्टर की, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो होल हो, ये दोनों आपस में इक्वल होती हैं, सो वी राइट के n/q(h) is approximately equal to n/q(e). तो यहाँ से आपको एक नतीजा ये मिलेगा कि
जो आपका केमिकल पोटेंशियल है उसकी वैल्यू कहाँ आनी है वो आप इससे निकाल सकते हैं। तो वो आपको कैसे पता चलेगा? अगर आप यहाँ NQH और NQE को इक्वल पुट करें इस इक्वेशन में, इस जगह इधर, तो आपकी जो लॉग वाली टर्म है वो 0 हो जाएगी। ये सारी टर्म 1/2 kBT log ऑफ 1 0 ये सारा सारा सिलसिला 0 हो जाएगा। तो आपको पता चलेगा कि म्यू ई इज इक्वल टू Eg/2। तो आपके बैंड स्ट्रक्चर में Eg कहाँ एग्जिस्ट करता है? सॉरी, केमिकल पोटेंशियल कहाँ एग्जिस्ट करता है? दिस वाज योर बैंड स्ट्रक्चर, सो chemical potential was here, electron chemical potential. This was your conduction band, this was your valence band. So this is precisely Eg/2. This complete the thing is Eg, and this is equal to Eg/2. कोई क्वेश्चन इस बारे में? ऑल दो के मुझे पता है कि थोड़ा थोड़ा आपके सर के ऊपर से गुजरी होगी बात, क्योंकि अभी हम क्वांटम डेंसिटीज को दोबारा एक्सप्लोर करेंगे। ऑल दो हम पहले कर चुके हैं, एक दफा फिर करेंगे। कोई क्वेश्चन? ठीक है सर, अभी तक तो जबरदस्त है। एक चल रहा दफा था। दोबारा भी और से पढ़ेंगे, एक दफा दोबारा भी लेक्चर को, फिर भी कोई होता है तो डिस्कस कर लेंगे बाद में। ठीक है, ठीक है, सही है, वेरी गुड। तो अब हम जाएंगे वापस कि हम देखना चाह रहे हैं कि क्वांटम डेंसिटी का क्या मतलब है, क्वांटम कंसंट्रेशन या क्वांटम डेंसिटी का क्या मतलब है। तो वो हम अभी एक्सप्लोर करते हैं। मीनिंग और significance of quantum concentration. Which is basically NQ। हम इसको NQ से रिप्रेजेंट करते रहे पहले भी और अभी भी करेंगे। तो इसका मीनिंग हम देखते हैं। आपको इसकी डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन मैंने लिखवाई हुई है, जो मैंने हमें यूज भी की थी इस लास्ट डेरिवेशन में। सो NQ इक्वल्स M kBT over 2 pi h² whole raised to the power 3/2। ये आपको पता है, आई होप। इसकी डेफिनेशन देखते हैं कैसे लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे। मैं लिख रहा हूँ डेफिनेशन।
सो अब आपको कुछ समझ आ रही है इसकी? NQ is the particle concentration of a system in which the interparticle distance is equal to lambda d। और lambda d क्या है आपके पास? lambda d की डेफिनेशन भी आपने की हुई है, दिस इज योर थर्मल de Broglie wavelength। तो ऐसा सिस्टम जिसके अंदर पार्टिकल्स मौजूद हों और पार्टिकल का आपस में जो फासला है वो कितना हो? थर्मल डी ब्रॉय वेवलेंथ के बराबर। अब आप इसको कुछ अंडरस्टैंड कर सकते हैं डेफिनेशन से, सच इसका क्या मतलब है? इस बात का क्या मतलब है? थर्मल डी ब्रॉय वेवलेंथ का क्या ताल्लुक है इससे? जवाब? यस सर। क्या मतलब है इसका? थर्मल थर्मल अच्छा मुझे ये बता दें जवाब, थर्मल डी ब्रॉय वेवलेंथ को आप कितना समझते हैं? सर फिलहाल तो कोई नहीं है ज़हन में। अच्छा, मतलब सोए हुए ना, पिछली लेक्चर आपने नहीं सुने ना गौर से, वो नहीं जो नहीं मैंने सर पहले वो लेक्चर करवाई थी। नहीं सर पढ़ा वो लेक्चर, क्यों नहीं पढ़ा, अच्छा, पढ़ा है सर। तो फिर याद करो ना कुछ। सर वो रजिस्टर दूसरा वो उधर पड़ा हुआ है तो देखिए वो। जब डी ब्रॉय वेवलेंथ की बात होती है, थर्मल को छोड़ दें आप, डी ब्रॉय वेवलेंथ किससे कनेक्टेड है? सर डी ब्रॉय तो पार्टिकल के साथ जो एक वेव नेचर जो हाँ जी एसोसिएट होती बिल्कुल, है वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, वो वाली। एग्जैक्टली। और वेव, बिल्कुल वेव नेचर ऑफ पार्टिकल कब आपको सिग्निफिकेंट महसूस होती है? जब पार्टिकल छोटा और जाहिर सी आप बात है आपकी वो आवाज हाई आपकी आवाज कट टेम्परेचर्स रही है। पे। सर अब क्लियर आ रही नहीं आ रही क्लियर, नहीं नहीं नहीं। है? सर मेरे ख्याल से फिर कोई नेट का मसला आ रहा है। हाँ आप करें, आप करें बात, आप करें। जी सर, यानी ये ज़्यादा सिग्निफिकेंट तब होती है जब पार्टिकल का मास कम हो और उसकी वेलोसिटी आप कहेंगे ज़्यादा है। हम्म। तब सिग्निफिकेंट हो। और ये लेक्चर में निकलता है वो अच्छा, आपकी आवाज नहीं सही आ रही, चले मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। जहाँ जहाँ क्वांटम इफेक्ट्स विजिबल होते हैं सिस्टम्स में, either at very low temperatures or at very low densities, तो वहाँ पे थर्मल नहीं, जस्ट डी ब्रॉय वेवलेंथ का कंसेप्ट आता है, जहाँ पे क्वांटम इफेक्ट्स आपको किसी सिस्टम के अंदर नजर आना शुरू होते हैं। तो जहाँ पे आप कहते हैं कि आपको ये तो आपने पढ़ा हुआ है कि मैटर जो है इसके अंदर वेव पार्टिकल डुअलिटी पाई जाती है, कि कभी ये एज पार्टिकल बिहेव करता है और कभी एज वेव। तो जहाँ पे आप इसका देखते हैं ना कि जिस स्टेज पे जाके इसका वेव कैरेक्टर एनहांस हो जाता है, या क्वांटम हम उसे कहते हैं, दैट इज वेव इफेक्ट इज बेसिकली क्वांटम इफेक्ट। तो जहाँ पे इसके क्वांटम इफेक्ट्स विजिबल होना शुरू होते हैं, दैट इज योर डी ब्रॉय वेवलेंथ, द मिनिमम, ऐसे कहेंगे आप उसको, द मैक्सिमम वेवलेंथ दैट यू कैन सी फॉर अ पार्टिकल। तो थर्मल का तो सिर्फ एक नोशन है कि ये हम चूंकि इसका ताल्लुक हम टेम्परेचर से जोड़ रहे हैं, तो ये थर्मल डी ब्रॉय वेवलेंथ है। लेकिन दूसरे लफ्जों में क्वांटम कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं ना हम, NQ इज क्वांटम कंसंट्रेशन, सो इसका ताल्लुक भी क्वांटम इफेक्ट से है। और जहां पे हमें पार्टिकल के क्वांटम इफेक्ट्स नजर आना शुरू होते हैं, वहां पे हम कहते हैं कि नाउ इट्स थर्मल डी ब्रॉय वेवलेंथ इज सिग्निफिकेंट। ओके, यस सर, ठीक है सर। अब थोड़ा सा आपको इसका आइडिया होना चाहिए कि जहां पे हम कहेंगे कि क्वांटम इफेक्ट्स आर बिकमिंग सिग्निफिकेंट, दैट इज योर यस डी ब्रॉय वेवलेंथ। अब सर, पार्टिकल क्वांटम डिफेक्ट्स जहाँ पे आएंगे वहाँ पे हम। डिफेक्ट्स की बात नहीं हो रहा, इफेक्ट्स की बात हो रही है। इफेक्ट्स इफेक्ट्स। कहाँ से ले लो? इफेक्ट्स मैं सर लिखता वो हूँ साथ आवाज़ में। कट रही थी ना, आपकी आवाज़ कट। हाँ मैं लिख देता हूँ ना, चलो।
quantum mechanical wavelength associated with the particle is known as de Broglie wavelength. And when it becomes significant, ये हम देखते हैं अगली स्लाइड में लिखता हूं मैं। और पीछे वाला स्लाइड करते हैं एक दफा। ओके यहाँ पे कुछ एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, कुछ इस तरह की बात है। तो हम देखते हैं कि इसका हम केमिकल पोटेंशियल लिखेंगे म्यू एच इक्वल्स म्यू ई प्लस म्यू पी। अब आपको हाइड्रोजन के एनर्जी लेवल्स का पता है। जी सर। यहाँ पे कहीं एनर्जी 0 होती है, ई नॉट होता है इसका, और यहाँ पे फिर माइनस में एनर्जीज होती हैं n इक्वल टू 3 के लिए, n2 के लिए और n1 के लिए, और इसके ऊपर कंटिन्यूम होता है। क्वांटम मैकेनिक्स आपने अगर पढ़ी है थोड़ी सी तो उसमें आपको बताया गया होगा कि यहाँ पे एक कंटिन्यूम ऑफ एनर्जीज है। मैं फिगर बनाई है लेकिन वो मैं शो भी आपको कर रहा हूँ। एनर्जी आपकी साइड पे इंक्रीज कर रही है, यहाँ पे कहीं कंटिन्यूम है और ये इसका लोएस्ट है। n इक्वल n1 जो है इसका लोएस्ट एनर्जी बैंड है। यहाँ पे एनर्जीज की होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब क्वांटम इसमें आपको ये पढ़ाया गया या नहीं पढ़ाया गया ये आप मुझे बताएंगे। मैं तो आपको पढ़ा रहा हूँ कि ये जो डिफरेंस है ये कितना होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किस किसने पढ़ा हुआ है? हेलो। यस सर। कोई भी नहीं बोल रहा, क्यों नहीं बोल रहे लोग? सर मैं पूछ रहा हूँ सवाल तो मुझे जवाब क्यों नहीं आ रहा? सर बोल। अच्छा, सब ने तो बोल नहीं रहे फिर लोग। जी सर, मतलब ग्राउंड स्टेट की 13.6 है। बिल्कुल सर, ये तो बड़ी भी है सर। हाँ, ग्राउंड स्टेट की 13.6 है और 13.6 और क्या है? ये 13.6 किसी और चीज को भी सिग्निफाई करता है, वो क्या है? यानी कि मुकम्मल, यानी कि इतनी एनर्जी से देंगे तो ये यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ब्रेक हो जाएगा। हाँ जी, एग्जैक्टली। आप ऐसा 13.6 आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी है सिस्टम का। 13.6 अगर हम देंगे इसको तो इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन एटम में अगर वो 1s लेवल में है तो वो उससे नॉकआउट हो जाएगा और वो एक सेपरेट इलेक्ट्रॉन बन जाएगा और पीछे सिर्फ न्यूक्लियस बच जाएगा हाइड्रोजन का, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रोटॉन। तो बेसिकली यही केमिकल रिएक्शन मैंने यहाँ लिखने की कोशिश की है कि हाइड्रोजन जो है वो जाके कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोजन कन्वर्ट्स टू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन अगर इसको सफिशिएंट एनर्जी दी जाए। कितनी एनर्जी दी जाए? इक्वल टू इट्स
आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल को मैंने डेल्टा कहा हुआ यहाँ पे। सो आयनाइजेशन पोटेंशियल इज तो इसके लिए हमने केमिकल पोटेंशियल की इक्वेशन लिखी है, हाइड्रोजन इक्वल्स केमिकल पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस केमिकल पोटेंशियल ऑफ प्रोटॉन, और इस साइड पे हम इसमें डेल्टा ऐड करेंगे जो कि वो रिक्वायर्ड एनर्जी है केमिकल इसको नॉकआउट करने के लिए। अब केमिकल पोटेंशियल हमारे पास इक्वेशन मौजूद है पहले से ही, वो हम ऐसे लिखते होते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ केमिकल पोटेंशियल इज, बहुत दफ़ा यूज़ कर चुके हैं, म्यू इक्वल्स के बी टी लॉग ऑफ एन ओवर एन क्यू प्राइम, और एन क्यू प्राइम मैं हमेशा लिखता रहूँगा साथ के, एन क्यू प्राइम इक्वल्स जी टाइम्स एन क्यू। नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो हम होल्स के लिए लिखेंगे केमिकल, होल कह रहा हूँ, हाइड्रोजन के लिए लिखेंगे केमिकल पोटेंशियल। तो ये होगा के बी टी नेचुरल लॉग ऑफ n over g times nq प्लस डेल्टा। हम जो इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड है उसका केमिकल पोटेंशियल हम एक ही दफ़ा लिख देंगे, म्यू एच इक्वल्स के बी टी लॉग ऑफ n ओवर जी एन क्यू प्लस डेल्टा। और अब इस केस में, हाइड्रोजन के केस में, it has one electron या one proton और एक इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन की डिजेनरेसी 2 होती है, G is equal to 2 for proton और G is equal to 2 for electron। तो टोटल डिजेनरेसी कितनी होगी सिस्टम के लिए? फोर। सो हम लिखेंगे म्यू एच इक्वल्स के बी टी, फिर पीछे, हाँ पीछे वाली स्लाइड है, इससे भी पीछे वाली, नंबर 19। ये रहे, टोटल डिजेनरेसी हाइड्रोजन के लिए होगी 4। दो डिजेनरेसी होगी, G is equal to 2 for proton and G is equal to 2 for electron. So there is 1 electron and 1 proton. So we have total degeneracy of 2 into 2, 4. और उसके लिए फिर हम लिखेंगे केमिकल पोटेंशियल इक्वल टू ओके के बी टी नेचुरल लॉग ऑफ NH over 4 times NQH plus delta। इसी तरह
आपकी जो राइट हैंड साइड है उसके लिए हम लिखेंगे केमिकल पोटेंशियल। तो प्रोटॉन के लिए हम केमिकल पोटेंशियल लिखेंगे। जो लास्ट इक्वेशन हमने लिखी है ना, इसको इस सेक्शन की आप इक्वेशन बेशक 1 कह दें। दिस शुड बी योर इक्वेशन 1। सो हम लिखेंगे म्यू ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स के बी टी प्रोटॉन की इटसेल्फ कितनी डीजेनेसी होती है 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे n q ऑफ प्रोटॉन बाय 4 टाइम्स 4nh 4np लिखेंगे इधर, n of p divided by 4 n q of p 4 नहीं है, यहाँ पे 2 आएगा। इसको आप इक्वेशन 2 कह दें। इसी तरह इलेक्ट्रॉन की भी सिमिलर होगी, लेकिन फर्क कहीं आएगा, कहाँ आएगा, नेचुरल लॉग ऑफ एन ई ओवर 2 टाइम्स एन क्यू ई। नंबर 3। ये आपके पास आ गई हैं जी जनरली केमिकल पोटेंशियल की इक्वेशंस। कौन से केस में? जब हाइड्रोजन एटम आयोनाइज हो रहा है एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन में, और हमने डीजेनरेसीज को लिख दिया है और हमारे पास सिंप्लीफाइड इक्वेशंस आ गई हैं। और अब हमने इनको इक्वेशन जो आपकी एक पहले हमने इक्वेशन लिखी थी ना, दोबारा मैं लिखता हूँ आगे। मुझे यहाँ एक नया जैम क्रिएट करना पड़ेगा, तो मुझे थोड़ा सा इंटरप्ट होने दें। मैं पीछे जाता हूँ और यहाँ पे एक नया जैम क्रिएट करता हूँ। बस बहुत सारे जैम इकट्ठे हो गए, तो अब हमें एक और जैम क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पे, और उसमें फिर हम जाके लिखेंगे। 3 इक्वेशंस आ गई हमारे पास, हाइड्रोजन का केमिकल पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, और जनरल हमारे पास इक्वेशन थी म्यू हाइड्रोजन इक्वल्स म्यू प्रोटॉन प्लस म्यू इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे इनके केमिकल पोटेंशियल्स को, मतलब पहली 3 इक्वेशन से हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। हम लिखेंगे पुट 1 2 एंड 3 इनटू इक्वेशन, इसको हम इक्वेशन ए कह देते हैं, इनटू ए। सो व्हाट वी गेट KBT natural log of NH over 4 NQH plus delta equals KBT natural log of NP over 2N QP plus KBT times natural log of NE over 2NQE. लेना और पानी। अंडरस्टूड जी यहाँ तक? यस सर। अंडरस्टूड? यस सर।
यस ओके जी सर, जी सर। ओके, सो हम जाते हैं आगे और हम क्या करते हैं कि हम अब क्यू ई और क्यू एच की वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले हम यूँ करते हैं कि अच्छा लिखना लिख लें जी, लिखें 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 लिखें। यहाँ तक लिखें और लेते हैं ब्रेक एक। सर कितनी देर की ब्रेक करेंगे? ब्रेक हम करते हैं 15 मिनट की। 12:40 पे वापस आते हैं। ठीक हो गया सर।